हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आप लोग का जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग के लिए भी बहुत कम समय बचा है। तो आप लोग जो है जितना हो सके अभ्यास करिए। जब आप किसी काम में बिजी हैं तो वीडियो चला दीजिए और उसको सुनिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को फटाफट प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा क्योंकि आप लोग के पास समय अभी बहुत कम है। कहते हैं जहाँ तक रास्ता दिख रहा है, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। तो गाइस, कम से कम हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो है मैं आप लोगों को सीटेट का जो बाल मनोविज्ञान है उसका 30 क्वेश्चन करवाई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो। और मैं अभी आपको जो है सामाजिक विज्ञान का करवाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबा देना फ्रेंड्स, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए बोल रही हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन देखिए क्या है। 19वीं शताब्दी के मध्य में किस ब्रिटिश इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो किसने? जेम्स मिल, V.A. स्मिथ, चार्ल्स सेयर या मैक्स मूलर। तो ये 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 91 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी जेम्स मिलर। जेम्स मिलर ने इतिहास के वो 3 कालों में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। निम्न में कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है? आप प्लीज़ गाइस, अगर जल्दी करना है तो आप ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, पढ़ ले। जो आंसर है मैं वो डायरेक्ट आपको बताऊंगी। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही होंगी उसी टाइम आप जो है गेस करो कि क्या होगा उसका आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर 92 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। मकान के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। तो ये सिंधु सभ्यता घाटी की क्या है? विशेषता नहीं है। नगर साफ सुथरे और जलमल निकासी सर्वोच्च थी। मकान अच्छी और पक्की ईंटों से निर्मित थी। सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये सारे ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद काल की स्त्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा कथन असत्य है? तो 93 का देखिएगा इस क्या है। तो इसका 2 जो है, स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी, ये बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद काल में स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं लेती थी। तो सत्य क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। स्त्रियों का विवाह यौनारंभ से पूर्व हो जाता था। स्त्रियां यज्ञ अनुष्ठान करती थी और स्त्रियां सभा में भाग लेती थी। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? सही है। 94 मौर्य साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी घाटी से डैश तक था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, अक्षस नदी घाटी तक था। कावेरी नदी से लेकर अक्षस नदी घाटी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखिए सूची में दिया हुआ है। नगर श्रेष्ठी शार्थवा, प्रथम कुली, प्रथम काटस्थ। ना इसका देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है। 95 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। जस्ट 4 हो जाएगा, यानी नगर श्रेष्ठी जो है वो व्यापारियों एवं बैंकरों की श्रेणी का प्रमुख था। शार्थवा व्यापारियों के गिल्ड का प्रमुख था। प्रथम कुलिक जो है शिल्पियों का प्रमुख था। और प्रथम कार्यस्थ जो है मुख्य प्रतिलिपिक था। नेक्स्ट चलते हैं।
त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रमुख कारण जो है बोल रहा है पहला, कन्नौज नगर पर आधिपत्य की लालसा, मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण, ए बी दोनों। तो इसका ए बी दोनों हो जाएगा। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसका प्रमुख कारण था कन्नौज नगर पर आधिपत्य की लालसा और मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था? तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का कारण कौन सा नहीं था? उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार करना था। तो ये जो है क्या था? नहीं था। क्या था? यहाँ धन एकत्रित करने आया था मोहम्मद गजनवी। उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार करना था और यहाँ मंदिरों को लूटने के लिए आया था। तो ये बाकी सारे पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए उसने बोल रहा है कि खुरासान, इराक और ट्रांस ऑक्शियाना को जीतने की योजना बनाई। तो उसके बाद ये बिल्कुल क्या है ये सत्य, क्या सत्य नहीं है? तो इसका 3 हो जाएगा। ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है, यानी उसने ये बनाई थी। चीन से मोहम्मद बिन तुगलक के राजनीतिक संबंध थे और सल्तनत के इतिहास में सबसे कम विद्रोह उसी के समय हुआ। तो ये सत्य नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी बहुत युद्ध हुआ था। उसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दीन ए इलाही अकबर की साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा है। यह विवरण अकबर के संबंध में किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? स्मिथ ने दिया है। स्मिथ महोदय ने दिया है। इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। उसने आगरा में अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। निम्न में कौन सा उसके द्वारा बनवाया गया भवन आगरा में नहीं था? तो कौन सा नहीं था? रंग महल, शीश महल, नगीना मस्जिद या मुसम्मन बुर्ज। तो 100 नंबर में का क्या लग रहेगा इस आपको? तो इसका 1 हो जाएगा। जो रंग महल जो है वो होगा। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित मंदिरों में कौन से 2 गुप्तकालीन मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित थे? तो ईंट के द्वारा कौन से 2 निर्मित हैं? पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश, भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर शिवपुर और या शिव मंदिर मध्य प्रदेश। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, यानी भीतर गांव का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में वो, और लक्ष्मण मंदिर शिवपुर, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ईंटों द्वारा बना था। अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, परंतु बाद में मीर जाफर को किस कारण पुनः नियुक्त किया गया था? तो किस कारण मीर जाफर को पुनः नियुक्त किया गया था? तो मीर कासिम जो है अंग्रेज़ों से लड़ा क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानून को तोड़ रहे थे, जिसके कारण मीर कासिम आय में भारी कमी आ गई थी, इसीलिए वो अंग्रेज़ों से लड़े। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है 103 नंबर। डलहौजी की कुछ कार्यवाहियों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो सन 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही उनमें से नहीं थी? कौन? राज्य अपहरण नीति, रेल तथा तार की शुरुआत, अनेक शासकों की उपाधि तथा पेंशनों की समाप्ति और शैक्षणिक सुधार। तो 103 का जो है हो जाएगा 2 नंबर, यानी रेल तथा तार की शुरुआत, ये कार्यवाही उसमें नहीं थी, बाकी सभी थी। डलहौजी की जो कुछ कार्यवाही ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया था, जो सन 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी रही थी, तो जिसमें राज्य अपहरण नीति, अनेक शासकों की उपाधि, पेंशनों की समाप्ति और शैक्षणिक सुधार।
राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, शिक्षा और अंग्रेजों का परिचय। तो इस क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, इसका क्या होगा? समाज सुधार। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार के लिए असाधारण काम किए थे। गांधी जी ने शिक्षा में सुधार हेतु बुनियादी शिक्षा की सिफारिश की। उनकी इस योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए बोल रहा है शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य है अंग्रेजी विरोध नागरिक पैदा करना। तो ये बिल्कुल सत्य यहाँ बोल रहा है कि असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य है, क्योंकि 7 से 14 वर्ष के बालकों हेतु शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो। ये गांधी जी ने ही कहा था। शिक्षा मातृभाषा में हो और शिक्षा जीवन की यथार्थ से जुड़ी हो और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से छुटकारा दे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी चलाए थे, जैसे चरखा काटना, अब ताकि वो खुद का जो है स्व अपने लिए अपना निकाल सके, खर्च निकाल सके, अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए उन्होंने बहुत किया था। नेक्स्ट देखिए 106 नंबर है, निम्नलिखित में से अब नेक्स्ट भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गए हैं। तो भीतरी ग्रह जो है सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को जो है भीतरी ग्रह कहते हैं, यानी इसका 2 नंबर हो जाएगा। डैश ग्रेफाइट के 2 घटक हैं। तो इसमें ग्रेफाइट के 2 घटक क्या हैं? सिलिका और एल्युमिनियम जो है, सिलिका और एल्युमिनियम ये 2 घटक है। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, किस नाम से जानी जाती है? युवाकार, गॉर्ज, अंधघाटी या कैनियन। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? कैनियन हो जाएगा। एक गहरी घाटी जो जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, कैनियन हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, तापमान का ह्रास डैश में होता है। तो तापमान का जो ह्रास है वो कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे? देखिए आप राजस्थान से नागालैंड की यात्रा कर रहे हैं तो किसको पार नहीं करेंगे? सिंध नदी को नहीं पार करेंगे, बाकी सारा होगा देखिए यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा। क्योंकि आप राजस्थान से नागालैंड जा रहे हैं, यानी राजस्थान जो है वो पश्चिम में है और नागालैंड जो है वो क्या है? पूर्व में है। तो आप उधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगी? सिंधु नदी नहीं मिलेगी। हिमालयी नदियों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ये 12मासी नदियाँ हैं, ये गहरे गार्ज बनाती हैं, इनके बेसिन और अपवाह क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं। ये नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। तो इसका क्या हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का? 111 नंबर में हम लोग अभी चल रहे हैं। तो ये नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। जो हिमालयी नदियाँ के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ये नदियाँ जो है वर्षा पर निर्भर करती है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है में आया। तो ये 12मासी, ये क्या होगा? 12मासी नदियाँ हैं, ये गहरे गार्ज बनाती हैं, इनके बेसिन अपवाह क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, ये सत्य हैं। और 4 सत्य नहीं है। इसके बाद है जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे हैं तब 85 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित झारखंड में रांची में क्या होगा? तो कितना समय हो रहा होगा रांची में? तो इसका हो जाएगा 5 घंटा 41 मिनट शाम का हो रहा होगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 113 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों ओर पवन की दिशा क्या होगी? तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा, यानी घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत हो जाएगा। घड़ी के सुई के दिशा के चलने के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यायालय को पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध आदेश या अधिकार पृच्छा?
तो इसमें से क्या हो जाएगा गाइस 114 का, तो 1 नंबर हो जाएगा, यानी परमा देश जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? तो इसमें से देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, अब देख के बताइए क्या लग रहा है आपको। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है, चाहे वो राज्यसभा की हो या लोकसभा की चुनाव हो। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन योग्यताओं में से सही नहीं है? यहाँ क्या बोल रहा है? सही नहीं है। वह भारत का नागरिक है, उसकी आयु 35 वर्ष है, वह संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल का सदस्य, वह किसी लाभ पद पर ना हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, यानी वह संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है। बाकी सभी आवश्यक है। नागरिक होना चाहिए, वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए और वह किसी लाभ पद पर ना हो। नेक्स्ट 117, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है और नीचे कूट दिया हुआ है। तो पहला है कदाचार साबित होने पर, अयोग्यता की दशा में, बस 1950 के संसद के एक अधिनियम के आधार पर या अन्य न्यायाधीश की सलाह पर। कूट देखिए 1 नंबर में है 1 और 2, 2 में है 3 और 4, 3 में है 1 और 4, 4 में है 2 और 3। तो इसका क्या हो जाएगा 117 का? देखिए तो इसका 1 हो जाएगा, यानी 1 और 2। यानी कदाचार साबित होने पर और अयोग्यता की दशा में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध डैश अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कौन सा अविश्वास अगर जारी होता है, तो इसका हो जाएगा 2, यानी लोकसभा द्वारा। तो क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन किसी परितंत्र या आवास्य में डैश को कहा जाता है? जैविक समुदाय की परस्पर गति साम्यता की अवस्था को कहा जाता है, यानी 2 नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 120, प्राकृतिक अनुक्रमण का क्या अर्थ है? तो समयानुसार किसी समस्या में जो होने वाला परिवर्तन होता है वही प्राकृतिक अनुकरण कहलाता है, समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ क्यों मरती हैं? खाने की कमी के कारण, रोग फैलने के कारण, और विश्व के सांद्रण के कारण, या ऑक्सीजन की अपक्षय के कारण। तो इसका क्या होगा गाइस? तो इसका हो जाएगा 4 नंबर, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, यानी हो जाएगा 4 नंबर। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। नेक्स्ट है 122, युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंध होता है? तो किससे संबंध होगा? तो इसका हो जाएगा तीव्र दीर्घकालिक शीर दर्द। तो 123 क्वेश्चन में थे, सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो सिंदरी का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका हो जाएगा, देखिए, स्थानीय क्षेत्रों से कोयला एवं कोक प्राप्ति, जोधपुर और बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति, दामोदर नदी से जल की प्राप्ति, या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत को डैश परिभाषित किया जाए। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिख रहा है ना 125 का, इसका 2 हो जाएगा 24 का। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में यह सत्य होगा भारत को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए। 125 में ट्रक कृषि डैश को कहा जाता है। तो ट्रक कृषि किसको कहते हैं? तो इसका हो जाएगा सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं?
ट्रक कृषि कहते हैं। कृषि कीमतों पर सरकारी नियंत्रण के कारणों में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? किसानों को कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाना, उपभोक्ताओं को फसल बर्बादी के समय उच्च कीमत से बचाना, किसानों को उच्च लाभ लेने से रोकना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना। तो 126 का 3 हो जाएगा, किसानों को उच्च लाभ लेने से रोकना। नेक्स्ट 126 का उसके बाद क्या होगा देखिए। नेक्स्ट 127, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली डैश सर्वोच्च निकाय है? तो कौन सी सर्वोच्च निकाय है? इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 का, तो इसमें है क्या? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र मैसूर, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। अब यहाँ कूट दिया हुआ है, तो कौन से सही है 128 का? तो इसका 4 हो जाएगा, ये सभी सही है। यानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र मैसूर में है, ये सही है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक जो है ये हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये गुड़गांव में है। 129 देखिए, मिलान करना है। चरक, हर्षवर्धन, विष्णु शर्मा, वात्सायन, और ये उनकी पुस्तक हैं। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा है। तो 129 का देखिए आप मिलान करके क्या हो जाएगा। तो इसका 2 हो जाएगा, यानी चरक जो है वो चरक संहिता, उसके नाम से ही देखिए पता चल जा रहा है। हर्षवर्धन नागानंद और विष्णु शर्मा का होगा पंचतंत्र, वात्सायन कामसूत्र लिखे थे, तो ये उनकी पुस्तक है। नेक्स्ट 130 का है देखिए, फिर से वही है। चरक दिए हैं अश्वघोष, मथुरा और वासुमित्र। यहाँ दिया है चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष, कनिष्क का मंत्री, चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष और प्रचिष्ट का शास्त्री। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है गाइस? इसका जो है ऑप्शन हमको 3 होगा, यानी चरक का हो जाएगा, प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे वो। उसके बाद है अश्वघोष आपका 3 नंबर हो जाएगा। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष। उसके बाद है मथुरा का हो जाएगा 2 नंबर, यानी कनिष्क का मंत्री थे। और वासुमित्र कौन थे? तो वासुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अब 131 में चलते हैं। यूरोपीय कंपनियों ने नौशक्ति का प्रयोग किया, तो किसके लिए किया था नौशक्ति का प्रयोग? तो 131 का जो है वो 2 हो जाएगा। समुद्री व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया था। उसके बाद चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। तो हड़प्पा पूरा स्थल, धौलावीरा, देशलपुर और सूरतकोटदा स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है जो धौलावीरा है? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 133, इतिहास में कनिष्क का नाम मुख्यतः 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला उसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। दूसरा कारण क्या है बताइए 33 का? तो ये होगा कनिष्क जो है ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया था। किन्होंने? कनिष्क ने। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट चलते हैं, किसे दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है बागपति, संध्याकर, नंदी, आपस्तंभ या तिरुकुल्लम। तो इसका 3 हो जाएगा, यानी आप स्तंभ जो है इनको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट 135, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? वजीर जो हैं वो वजीर शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन से किन संबंधों का विवेचन किया जाता है? मानवीय संबंध का, भौतिक संबंध का, राजनीतिक या सामाजिक? तो इसका हो जाएगा मानवीय
संबंध का, सामाजिक अध्ययन से मानवीय संबंध का विवेचन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो जो कहानी विधि जो होती है वो सबसे प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बच्चे को कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट, परियोजना कार्य के दोष हैं। क्या दोष हैं? विधि बहुत व्ययपूर्ण, समय अधिक लगता है, सक्रिय कार्य निष्क्रिय होते हैं, या ये सभी। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी ये सभी होगा। सभी जो हैं दोष ही हैं। विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न उद्देश्य से संबंधित है। तो किस उद्देश्य से संबंधित? अवबोध से संबंधित है। इसका क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा, अवबोध से संबंधित है। पाठ्यक्रम विकास हेतु निम्न 4 सोपानों के क्रम दिए हैं। चयनित अधिगम अनुभवों का संगठन, परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन सुझाव, वांछित अनुभवों का चयन और उद्देश्य का निर्धारण। तो इसमें से क्या होगा? हो जाएगा 141 का, तो इसका 1 हो जाएगा, यानी सबसे पहले होगा उद्देश्य का निर्धारण, वांछित अनुभवों का चयन, परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन सुझाव, फिर चयनित अधिगम अनुभवों का संगठन। तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो उद्देश्य होगा, छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, मानवीय संबंधों का ज्ञान देना और समाज, राष्ट्र, राज्य एवं विश्व से परिचित कराना। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। तो मूल्यांकन द्वारा किस चीज़ का हमको पता चलता है? पता चलता है कि छात्रों की शैक्षिक स्थिति एवं प्रगति का, किसका? शैक्षिक स्थिति और प्रगति का। नेक्स्ट है 144, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा बोल रहा है नहीं है, तो यह छात्रों को समसामयिक समस्याओं को समझने में सहायता नहीं देता। ये बिल्कुल नहीं है। अब देखिए क्या क्या है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। यह मानवीय संबंधों पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उसके समुदायों का अध्ययन है। सामाजिक शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा गाइस? यह जो है गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों को अवधारणा समझने में सहायक होती है। नेक्स्ट है 146, निम्न में कौन सा व्याख्या जो है वो विधि का गुण नहीं है? तो देखिए विधि का गुण इसमें क्या नहीं है? तो छात्रों का स्वाध्याय की आदत पड़ती है, ये नहीं है। क्या क्या है? समय और शक्ति की बचत होती है, तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। 147, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य क्या कहलाएगा? तो इसके द्वारा कराया हुआ कार्य क्या, शिक्षक द्वारा क्या कहलाएगा? तो दल शिक्षण कहलाएगा। इसका हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा दोष प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है? तो प्रयोगशाला विधि से कौन सा संबंधित नहीं है? इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट किया जाता है, ये नहीं है। बाकी देखिए प्रयोगशाला विधि से संबंधित है कि जैसे यह विधि बहुत खर्चीली है, इसके शिक्षण में अधिक समय लगता है, इसका प्रयोग सभी प्रकरणों के शिक्षण के लिए लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को निम्न में से क्या नाम दिए गए हैं? तो इसका क्या हो जाएगा, क्या नाम दिया गया है? तो यह पर्यावरण अध्ययन नाम दिया गया है। नेक्स्ट, यदि आप कक्षा में गीता अध्याय पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? कहानी विधि, प्रयोगशाला विधि, भाषण विधि, अनुसंधान विधि। तो इसका क्या होगा? कहानी विधि। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर कर दें, ठीक है, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि सभी को मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।